बेटा हम लोगों ने जेनेटिक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। उसमें मैंने आपको मेंडल के बारे में बताया था कि मेंडल को क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेंडल को? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, क्योंकि मेंडल ने जेनेटिक्स के बारे में ये बताया था कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। आपको मैंने ये भी बता दिया था कि ट्रेड्स जो होते हैं वो ट्रेड्स क्या हैं, वो ट्रेड्स एक्चुअली प्रोटीन्स हैं। हमने कहा था मेंडल ने कौन से पौधे का सिलेक्शन करा था, कौन सा पौधा चुना था उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, मटर के पौधे को चुना था जिसको कहते हैं पाइसम, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। क्या है बेटा? पाइसम सटाइवम उसका साइंटिफिक नेम होता है। तो ये जो पाइसम सटाइवम है इसको उन्होंने क्यों चुना था, ये हमने कैरेक्टर्स लिखे थे। फिर हमने ये बात की थी, हमने उसके 7 ट्रेड, जो 7 उन्होंने ट्रेड लिए थे मटर के, जो उन्होंने 7 ट्रेड लिए थे, 7 ट्रेड्स लिए थे मटर के बेटा, वो 7 ट्रेड्स जो हैं वो 7 ट्रेड्स कौन कौन से उन्होंने मटर के पौधे के कौन कौन से कैरेक्टर को लिया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ये हमने 7 ट्रेड लिखे थे बेटा। उसमें डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है, ये भी बताया था, कौन सा अल्फ़ाबेट उसको शो करेगा ये भी बताया था। आपको ये भी बता दिया था कि डोमिनेंट का मतलब क्या है, डोमिनेंट का मतलब है प्रभावी, जो अपने प्रभाव को दिखाता है, रिसेसिव वाले को छिपा देता है। डोमिनेंट का मतलब है प्रभावी, जो अपने प्रभाव को दिखाता है, यानी कि डोमिनेंट के साथ जब रिसेसिव आ जाता है तो रिसेसिव तो बेचारा दिखाई ही नहीं देगा। रिसेसिव तब तक अपने आप को शो नहीं करेगा जब तक कि वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में ना आ जाए। प्योर फॉर्म का मतलब है जब तक डोमिनेंट वहाँ से बिल्कुल हट ना जाए तब तक वो रिसेसिव अपने आप को शो नहीं कर सकता है। तो हमने डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ही लिख लिए थे कि कौन कौन से ट्रेड्स होते हैं। फिर हमने ये भी कहा था कि मेंडल ने जिन करेक्टर पर, मेंडल ने जिस करेक्टर पर वो 7 करेक्टर्स जो उन्होंने लिए वो सारे ही करेक्टर मेंडल ने मेंडल ने कहा कि जो भी करेक्टर्स उन्होंने लिए थे वो सारे ही करेक्टर्स जो हैं अलग अलग क्रोमोसोम पर उपस्थित थे। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मेंडल ने जो भी करेक्टर अपने एक्सपेरिमेंट के लिए थे वो सारे ही करेक्टर अलग अलग क्रोमोसोम पर उपस्थित थे, वो सभी अलग अलग क्रोमोसोम पर उपस्थित थे। मेंडल ने ये कहा था, लेकिन जब बाद में पता चला तो यही पता चला कि वो एक्चुअली सारे के सारे अलग अलग क्रोमोसोम पर नहीं थे, केवल कुछ ही अलग क्रोमोसोम पर थे, और वो कुछ ही अलग क्रोमोसोम पर थे। अगर 7 कैरेक्टर लिए तो 7 क्रोमोसोम पर होने चाहिए थे मेंडल के अनुसार। तो मेंडल ने ये कहा था कि ये सारे के सारे ट्रेड जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में लिए हैं वो सारे के सारे ट्रेड अलग अलग क्रोमोसोम पर उपस्थित है, लेकिन बाद में पता चला कि कुछ ट्रेड तो एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित थे। हमने कहा ना क्रोमोसोम नंबर 1, 4, 5 और 7, 7 पेयर क्रोमोसोम होते हैं मटर में। मटर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 7 पेयर, 7 जोड़े, यानी 14 क्रोमोसोम होते हैं। और मेंडल ने जो करेक्टर लिए थे वो क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 5 और क्रोमोसोम नंबर 7 पर उपस्थित थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? जबकि मेंडल ने कहा था कि सारे के सारे अलग अलग उपस्थित हैं, ये ऐसा नहीं हुआ। बाद में रिसर्च हुई तो पता लगा कि वो सब के सब तो क्रोमोसोम नंबर 1, 4, 5 और 7 पर उपस्थित है। मैंने आपको ये भी बताया था कौन सा क्रोमोसोम नंबर 1 पर है, कौन सा 5 पर है, कौन सा 7 पर है। ठीक, फिर हमने ये बात की थी कि मेंडल जब तक जिंदा रहे उनको सफलता नहीं मिली, मरने के बाद उनको सफलता मिली। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि मेंडल को, हमने ये भी कहा था कि मेंडल को सफलता क्यों नहीं मिली। हमने ये भी कहा था कि मेंडल को सफलता क्यों नहीं मिली। हमने कहा था मेंडल को सफलता इसलिए नहीं मिली कि वो बायोलॉजी के स्टूडेंट थे नहीं, मैथ के स्टूडेंट थे, तो लोगों ने सोचा कि मैथ के स्टूडेंट है ये क्या बायोलॉजी की रिसर्च करेंगे। दूसरा कारण ये था कि डार्विनिज्म चल रहा था, डार्विनवाद चल रहा था उस समय, डार्विन पर लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, डार्विन की रिसर्च पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, तो मेंडल की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर तीसरा कारण उन्होंने अपने पेपर को भी पब्लिश नहीं करवाया, ये कारण। तो हम ये आज थोड़ा से नोट्स बेटा लिख लेते हैं कि किस तरीके से क्या कारण आए हैं। तो हम लिखेंगे मेंडल की रिसर्च को पहचान ना मिलने के कारण, मेंडल की रिसर्च को पहचान ना मिलने के कारण। ठीक है, पहला कारण है कि उस समय
वर्ल्ड, यानी कि ज़्यादातर साइंटिस्ट उस समय ज़्यादातर साइंटिस्ट डार्विनवाद में बिजी थे। दूसरा कारण ये हो सकता है कि मेंडल के रिसर्च पेपर्स लोकल जर्नल्स तक ही सीमित थे। जर्नल्स मैंने आपको बताया था, रिसर्च पेपर जिसमें लगाते हैं, छापते हैं। लोकल जर्नल होते हैं और एक इंटरनेशनल होते हैं। इंटरनेशनल में छापते हैं तो लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, लोकल वाले लोकल लोग पढ़ लेते हैं बस। उन्होंने स्टैटिक्स को यूज़ किया था। स्टैटिक्स तथा प्रोबेबिलिटी, जो कि मैथ्स में होता है। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया इन्होंने। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का यूज़ किया अपने डेटा में, जो कि लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आया। ये लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि मैथ की चीज़ बायो में कैसे आ सकती है, इसीलिए। ठीक है, दूसरा मेंडल बहुत ही संतुष्टजनक थे, बहुत ही संतुष्टजनक थे। उनको चिंता नहीं थी, दिखावा नहीं करते थे, क्योंकि वो कोई भी दिखावा नहीं करते थे बेटा। ठीक है, तो ये कारण थे कि मेंडल की रिसर्च को पहचान नहीं मिली। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि मेंडल के काम को सफलता के कारण, मेंडल की सफलता का कारण, मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। ठीक है, पहला कारण, उन्होंने मटर के पौधों का चुनाव किया, मटर के पौधों का चुनाव करा। दूसरा, एक समय में एक ही कैरेक्टर के बारे में स्टडी की। हौच पौच नहीं किया, सारी चीज़ें एक साथ एक बार में एक चीज़ की होगी, तो उनका काम अच्छा हुआ। तो तीसरा कारण, प्रत्येक एनालिसिस को लिखित रूप में दिया। मैंने जो भी रिसर्च करते थे उसको लिखते जरूर थे, ठीक है ना, जो भी रिसर्च करते थे उसको ज़रूर लिखते थे। ये कारण है। तीसरा,
कारण प्रत्येक को लिखित में करा, ठीक है। चौथा मैथमेटिक्स के टूल्स, मैथमेटिक्स के टूल्स कौन से, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी को यूज करा। ठीक, ठीक है बेटा। ठीक, ये मेंडल की सफलता के कारण और ये मेंडल की काम को पहचान नाम मिलेगा। अब मैं आपको बताऊंगी रीडिस्कवर कब किया। आपको बताया था मैंने कि सन 1900 में 3 साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने मेंडल के काम को फिर से डिस्कवर करा, फिर से बताया उसके बारे में लोगों को, फिर बताया रीडिस्कवर। उनके मरने के बाद 1900 में, सन 1984 में मेंडल मर गए थे और सन 1900 में वो 3 साइंटिस्ट आए जिन्होंने मेंडल के काम को आगे बढ़ाया, मेंडल के सारे वर्क रिसर्च को छपवाया पेपर्स में, जिसको आज हम मेंडल के नियम के नाम से जानते हैं। जिसको आज हम मेंडल के नियम के नाम से जानते हैं वो सर मेंडल के रिसर्च थी, जिसको कि उन तीनों साइंटिस्ट ने मेंडल के नाम से ही छपवाया। उनको मेंडल का काम बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मेंडल के काम को छपवाया पेपर्स में, जिसको आज हम मेंडल्स लॉ कहते हैं। रीडिस्कवरी यानी फिर से डिस्कवरी, बताऊंगी रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क कब, सन 1900। वो 3 साइंटिस्ट कौन से थे, वो 3 साइंटिस्ट, 3 साइंटिस्ट कौन कौन से, हुगो डी फ्रीज और दूसरे थे कार्ल कॉरेंस और तीसरे थे शेनमैक। स्पेलिंग होती है मैं इंग्लिश जो थे ये यहाँ पे लिख रहे हैं, ये हॉलैंड के लिए रहने वाले थे। क्वेश्चन आता है बेटा इसलिए यहाँ लिखना पड़ेगा। ये ह्यूगो डीवरीज हॉलैंड के रहने वाले थे और ये जर्मनी के रहने वाले थे, कार्ल कोरेंस, और ये थे ऑस्ट्रिया के, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ह्यूगो डीवरीज ने मेंडल के काम को, ह्यूगो डीवरीज ने मेंडल के काम को जर्नल में छपवाया और उस जर्नल का नाम था, कौन सा जर्नल, जर्नल का नाम था फ्लोरा। जर्नल का नाम क्या था, फ्लोरा नाम का एक जर्नल था, उसमें उन्होंने छपवाया, ठीक है। तो ये हुआ बेटा तीनों साइंटिस्ट के बारे में। ह्यूगो डीवरीज ने इनके जर्नल्स को छपवाया, कार्ल कोरेंस ने आगे इनके काम को आगे बढ़ाया और मेंडल के नियम को छपवाया, ठीक है। अब मैं आपको कुछ साइंटिफिक टर्म्स बताऊंगी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं पूरी जेनेटिक्स के लिए। पूरी जेनेटिक्स के लिए बेटा वो टर्म्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
important terms. पहला जीन क्या है, ये आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये जीन जो है बताया था मैंने पहले भी, डोमिनेंट हो सकता है या रिसेसिव हो सकता है। डोमिनेंट को इंग्लिश के कैपिटल लेटर से लिखते हैं, डोमिनेंट को इंग्लिश के कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और रिसेसिव को इंग्लिश के, और रिसेसिव को इंग्लिश के उसी लेटर के स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ये आप समझ चुके हैं भाई डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है बेटा, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ दूसरा टर्म, फिनोटाइप, और तीसरा बताऊंगी जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल यानी बाहरी लक्षण। फिनोटाइप का मतलब होता है बाहरी लक्षण, कि ये पौधा लंबा है, या किसी इंसान के बारे में ये गोरा है, ये काला है, इसके बाल घुंघराले हैं, इसके बाल सीधे। तो जो कैरेक्टर आपको बाहर से देखने में पता लगता है, जो कैरेक्टर आपको बाहर से देखने में दिख रहा है, उसको कहते हैं फिनोटाइप। जो कैरेक्टर आपको बाहर से देखने में दिख रहा है उसको कहते हैं फिनोटाइप। और जो आपको बाहर से दिखाई नहीं दे रहा वो क्या है? जीन्स। जो आपको बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है जीन्स। आपको मैंने ये बताया था कि हमारी बॉडी में हर एक कैरेक्टर के लिए एक पर्टिकुलर जीन है, बालों के रंग के लिए, बालों की स्टाइल के लिए, बालों के गुणों के लिए, कर्ली है कि सीधे हैं ना, इस तरह की स्किन के कलर के लिए, हाइट के लिए, हर चीज़ करके हर एक कैरेक्टर के लिए एक जीन हमारे अंदर है। पर वो जीन अपने डोमिनेंट को दिखा रहा है या रिसेसिव को दिखा रहा है? हमें जो बाहर से दिखाई देता है वो किस वजह से दिखाई देता है? क्योंकि डोमिनेंट जीन वो है। जो चीज़ हमें बाहर से दिखाई दे रही है वो किस वजह से दिखाई दे रही है? हमें वो दिखाई दे रही है डोमिनेंट जीन की वजह से। मतलब हमें जो दिखाई दे रहा है वो डोमिनेंट है, हमें जो दिखाई दे रहा है वो इसका मतलब डोमिनेंट। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि अगर कोई लंबा व्यक्ति है, कोई लंबा इंसान है, तो लंबा इंसान है, उसकी हाइट ज़्यादा है, तो क्या उसमें बौनेपन के जीन्स नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। कोई लंबा इंसान है तो उसमें लंबेपन के जीन्स तो हैं, वो आपको पता है क्योंकि वो लंबा है। लेकिन क्या उस इंसान में बौनेपन के जीन्स नहीं होंगे? होंगे बेटा। क्यों? बौनेपन का जीन एक रिसेसिव है जो कि डोमिनेंट की प्रेजेंस में दिखाई नहीं देता है। उस लंबे इंसान की जब आगे की जनरेशन आएंगी तो कहीं ना कहीं उसके जो बच्चे पैदा होंगे वो कहीं ना कहीं बौने से मतलब बौने का मतलब बौना नहीं होता, बौने का मतलब कम हाइट वाले। कहीं ना कहीं उसके बच्चे कम हाइट वाले पैदा होंगे। क्यों? क्योंकि उस इंसान के अंदर बौनेपन यानी कम हाइट वाला जीन भी था जो आगे की जनरेशन में अपने आप को शो करने लगा। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट वाला वहाँ था ही नहीं। डोमिनेंट वाला जब तक रहेगा रिसेसिव वाला अपने आप को शो नहीं कर पाएगा। जब डोमिनेंट वाला वहाँ नहीं होगा तभी रिसेसिव अपने आप को शो कर पाएगा। जो अब हम आगे क्रॉस समझाएंगे बट तो आपको उससे और समझ में आएगा कि क्या है। ठीक है, तो फिनोटाइप का मतलब है एक्सटर्नल फीचर्स जो हमें बाहर से दिख रहा है। टमाटर का पौधा ये लंबा पौधा है, ये छोटा पौधा है, ये गोल बीज हैं, ये सफ़ेद बीज हैं, ये इसके फूल पर्पल कलर के हैं, इसके फूल ब्राउन कलर के हैं। तो जो भी कलर हमें कैरेक्टर बाहर से दिखता है वो फिनोटाइप कहलाता है। जबकि जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप कि लंबे जीन्स लंबेपन के जीन हैं, छोटेपन के जीन में तो जीन्स तो बाहर से नहीं दिखाई देंगे। तो जो जीन्स के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो जीनोटाइप कहलाता है। फिनोटाइप का मतलब हुआ बाहर से देखने वाला कैरेक्टर। फिनोटाइप का मतलब क्या हुआ? बाहर से दिखने वाला कैरेक्टर बेटा। ठीक है,
अब हम लोग आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म, एलिनीन्स। एलील और एलिलोमॉर्फ। पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊँ। एलील का मतलब है जीन्स की ऑल्टरनेट फॉर्म। ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स। देखिए क्या है, इसको हम कैसे समझेंगे। ये हमने एक सेल के न्यूक्लियस बना दिया सिंपल, ये इसका डीएनए है, ठीक। ये डीएनए, ये मान लीजिए कि ये इसका क्रोमोसोम है जिसके अंदर की ये डीएनए है। अब ये डीएनए जब अपनी कॉपी बनाएगा, ये डीएनए जब अपनी कॉपी बनाएगा, तो ये इसने अपनी कॉपी बनाई, ये इसने अपनी कॉपी बनाई। अब देखिए जैसे हमने कहा कि ये डीएनए है, इस डीएनए पर जो जीन्स है, इस डीएनए पर जो जीन्स है, जीन्स आपको मालूम है क्या, हमने पहले बताया था ये डीएनए है। देखो डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरीके से होता है, देखिए ये ऐसा ऐसा, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो डीएनए ये पूरा ही है, ये पूरे के पूरे क्रोमोसोम के अंदर ही तो है। ऐसा हमने क्रोमोसोम बनाया था ना, ऐसा क्रोमोसोम बनाया था बेटा, ऐसे ही तो है ये। तो ये जो है डीएनए, इसका ये वाला हिस्सा कोई और प्रोटीन बना रहा है, इसको हमने ए जीन कह दिया। ये वाला हिस्सा कोई और प्रोटीन बना रहा है, जिसको हमने बी कह दिया। ये कुछ और ना, ऐसे तो ए बी सी क्या है, ये ए बी सी जीन्स हैं तो डीएनए के ही पार्ट, तभी तो लिखा है जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, है ना बेटा। जीन्स ये हैं जो कि डीएनए के ही भाग हैं। तो जीन्स का मतलब होता है कि एक अलग प्रोटीन जो बना रहा है तो वो जीन कहलाता है। जैसे कि अब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये सपोज ये एक डीएनए है, इस डीएनए में ये ए बी सी डी ई जीन्स हैं। इस डीएनए ने अपनी कॉपी बनाई, इस डीएनए ने अपनी कॉपी बनाई। जब इसकी कॉपी बनी तो देखो पहले भी बताया, कॉपी बनती है तो कोई ना कोई चेंज तो थोड़ा सा हो ही जाता है, मामूली सा चेंज हो जाता है, जिसको कहते हैं क्या, म्यूटेशन। जिसको क्या कहते हैं, म्यूटेशन, म्यूटेशन कहते हैं बेटा, और समझेंगे हम आगे। अब इस वाले डीएनए ने जब ये अपनी कॉपी बनाई, इस डीएनए ने अपनी ये कॉपी बनाई, तो इस डीएनए के पास ए बी सी डी ई जीन्स थे। तो इस ये जो इसने डीएनए ने कॉपी बनाई, तो हो सकता है इसके पास ए और बी की जगह कोई और जीन आ गया हो, थोड़ा सा अलग टाइप का, यानी कि ये आ गया बी डैश। बात समझ आ रही है। ए बी सी डी ई जीन्स थे इस डीएनए के ऊपर। जब इस डीएनए ने अपनी कॉपी बनाई, तो कॉपी बनाते में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, जिसको कि हम लोग म्यूटेशन कह देते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है जीन्स में अचानक से होने वाला परिवर्तन। जीन्स में अचानक होने वाला परिवर्तन, जीन्स में अचानक होने वाले परिवर्तन। इस डीएनए ने अपनी कॉपी बनाई, इस डीएनए ने जब अपनी कॉपी बनाई तो ए